नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आक्रामक तेवर देखकर तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। टीएमसी ने बिहार की तर्ज पर महागठबंधन की अपील की। हालांकि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में महागठबंधन बनाने के ममता बनर्जी के प्रस्ताव में जवाब भी दिया और उन्हें घर वापसी का ऑफर दे दिया। दरअसल उधर सीएम ममता के घर में बगावत की आहट सुनाई देने लगी है। ममता बनर्जी के सगे भाई कार्तिक बनर्जी ने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। दरअसल बिना नाम लिए उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोला। जिस तरह से उन्होंने वंशवाद पर हमला बोला है, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कार्तिक बनर्जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक रिपोर्ट देखें। बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर है और ममता के सर पर रोज कोई न कोई आफत टूट रही है। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और पार्टी में बगावत से ममता परेशान है। अब ममता की परेशानी और बढ़ सकती है क्योंकि ममता के खिलाफ बगावत की आग उनके घर तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी ही अब उनके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। कार्तिक बनर्जी का कहना है कि वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में वंशवाद की राजनीति का अंत होना चाहिए। ममता बनर्जी के भाई का ये बयान बंगाल की चुनावी जंग में टीएमसी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। कार्तिक बनर्जी ने कहा कि वो ऐसे राजनेताओं से तंग आ चुके हैं जो आम लोगों की जिंदगी बेहतर करने का वायदा करते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ अपने परिजनों की जिंदगी ही बेहतर बनाते हैं। राजनेताओं को पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए, फिर परिवार के बारे में। कार्तिक के इन बयानों से बगावत की बू आ रही है। जिस तरह से वो वंशवाद पर प्रहार कर रही हैं, उससे उनके बीजेपी में जाने के संकेत मिल रहे हैं। अगर वंशवाद की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हर किसी के निशाने पर ममता बनर्जी का वंशवाद ही रहता है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए जमीन तैयार कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कार्तिक बनर्जी अभिषेक बनर्जी से खुश नहीं है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, इसीलिए उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन परिवारवाद पर निशाना साधते हुए उसी की तरफ इशारा किया। उधर ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी आक्रमण रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बंगाल फतेह करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी की रणनीति काम भी कर रही है। ममता के खेमे में बगावत जारी है। जंग से पहले ममता के सिपहसालार उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के मिशन बंगाल पर पानी फेरने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों से साथ देने की अपील की है। टीएमसी ने बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनाने की अपील की। सौगतो राय जी जो एक वरिष्ठ नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, जब वो कहते हैं और संकेत देते हैं कि वामपंथी दल और कांग्रेस टीएमसी का समर्थन करे या उसकी मदद करे, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि टीएमसी घबरा रही है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से वहां की जनता जो है चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और तृणमूल कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाए, ताकि बंगाल में जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हैं, जो देश के लिए एक सोच है, वो यहां विकास हो, ये पश्चिम बंगाल तक पहुंचे। बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर है। हालांकि कांग्रेस और वाम दलों ने इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पर राज्य कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश में बीजेपी के मजबूत होने के लिए सत्तारूढ़ दल टीएमसी को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस ने इस सलाह के बाद तृणमूल कांग्रेस को पेशकश की है कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए गठबंधन बनाने के साथ ही टीएमसी का कांग्रेस में विलय कर ले। दरअसल लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस और वाम मोर्चा ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वाम मोर्चा को पिछले लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस को उसकी कुल 42 सीटों में से पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी। अब बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित ममता साथी की तलाश में है, जिसके सहारे वो बंगाल की चुनावी बैतरणी पार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो पश्चिम बंगाल की आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और बीजेपी के आक्रामक तेवर देखकर तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस और लेफ्ट की दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया है कि साथ मिलकर आइए चुनाव लड़े। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी ने बिहार की तर्ज पर महागठबंधन की वकालत की, उसकी अपील की। हालांकि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में महागठबंधन बनाने के ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर जवाब में उन्हें कहा कि आप घर वापसी करिए, उसको उनको ये ऑफर दे डाला। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ममता बनर्जी घर वापसी करेगी। सवाल इस बात को लेकर भी है क्या ममता बनर्जी डर गई है। और जिस तरह से लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उससे क्या अब टीएमसी वाकई डरी हुई है, ममता बनर्जी वाकई डरी हुई है, या फिर यूं कहें कि कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट भी होने लगी है कि अब जिस तरह से लगातार आक्रामक तेवर के साथ भाजपा वहां पर मौजूदगी अपनी दिखा रही है, या फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा का प्रदर्शन रहा है, ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि बेहद खतरनाक तरीके से टीएमसी से देख रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी हो सकता है कि बेहतर प्रदर्शन करे। इस विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है कि बेहतर प्रदर्शन भाजपा का हो। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। क्या वजह है कि क्योंकि ममता के घर में ही अब ये भी सुनाई दे रहा है कि बगावत के सुर भी यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ममता के करीबी, ममता के रिश्तेदार ही अब कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि वो भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं, भाजपा में जा सकते हैं। क्या इसके मायने निकाले, तमाम विषयों पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता है। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। दीप्तेश रॉय हमारे साथ हैं जो कि टीएमसी के समर्थक है। दीप्तेश बहुत स्वागत है आपका भी। अनुश्री मुखर्जी रंजन जी हमारे साथ हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अनुश्री बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा दीप्तेश रॉय आपसे है, क्योंकि क्या वाकई माना जाए जिस तरह के लगातार आरोप लग रहे हैं, घबरा गई है ममता बनर्जी? देखिए, ये बंगाल में घबराने का कुछ बात ही नहीं है। हम फिर से बोल रहे हैं, हम पिछले दिन में जब ये एपीएन न्यूज में आप लोग इधर आए थे, हम फिर उस दिन भी बोले थे ये ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट ये फिर से आएगा, ये 200 सीट का ऊपर में फिर से क्षमता लेके आएगा। नहीं, ये घबराने का कुछ बात ही नहीं है। नहीं, ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हम जो सीटें हैं वो ज्यादा लेके आएंगे, मौजूदा सरकार आपकी है, पिछले 10 साल से आप लोग शासन कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि लगातार जिस तरह से टीएमसी के नेता दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर यूं कहे कि टीएमसी के नेता टीएमसी को छोड़ कर जा रहे हैं, क्या इससे यूं कहें कि कमजोर हो गई है टीएमसी? देखिए, ये जो तृणमूल कांग्रेस जो है, ये जो तृणमूल कांग्रेस जो ये ग्रास रूट का पार्टी है, ये ग्रास रूट वर्कर्स का पार्टी है। ये कुछ ऐसे नेता लोग का पार्टी नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल वर्कर्स का पार्टी है, किसान का पार्टी है। ठीक है, ये लेकिन वो ग्रास रूट के जो नेता है वो जब छोड़ के दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? अब जड़ें कमजोर हो गई है क्या तृणमूल कांग्रेस की? नहीं, हम पहले ही बोला, ये तृणमूल कांग्रेस जो ये पूरा ये तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है, ग्रास रूट वर्कर्स को लेके ये पार्टी है, ये कुछ नेता का बेस पार्टी नहीं है ये वाला। ठीक है अनुश्री, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, क्यों भाजपा को ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी घबरा गई है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? हाँ, ममता बनर्जी तो अभी बहुत ही घबराई हुई है क्योंकि उसको लग रहा है उनके आधे लोग तो और बीजेपी जिस मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे होम मिनिस्टर जी जिस तरह से लोगों को आगे ले आ रहे हैं, हमारे सभापति दिलीप घोष जी जितने अच्छे से बूथ लेवल बोलिए, मंडल बोलिए, हम लोग एकदम जमीनी तौर से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, घर घर जाके लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और लोग हमारे साथ इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि लोग अब समझ गए हैं कि ये ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो खाली कटमनी और तोलाबाजी पे ही विश्वास करते हैं। वो कुछ डेवलपमेंट तो नहीं किए हैं, जो कुछ कर सकते हैं अभी मोदी जी और का ही हम लोग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आने से ही कर सकती है, क्योंकि जब सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है तो वेस्ट बंगाल में ही, स्टेट में भी वही पार्टी होनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है दीप्तेश, क्यों टीएमसी को, क्यों ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि बिहार की तर्ज पे एक महागठबंधन यहाँ पर भी होना चाहिए अगर बीजेपी के विजय रथ को रोकना है तो?
अभी तक तो ऐसा ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट तृणमूल कांग्रेस ने नहीं दिया अभी तक। नहीं, ममता बनर्जी को ऐसा लगता है, उन्होंने कहा कि एक साथ आने की जरूरत है, अपील की है, तो ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है? देखिए, ये अगर बीजेपी, ये जो बीजेपी मतलब ये फैसिस्ट तौर का अगर मुकाबला करना है बंगाल में, तो ये एक ही अभी अपोनेंट है जो तृणमूल कांग्रेस है। नहीं, आप लोगों को क्या नहीं लगता है कि टीएमसी अकेले बीजेपी का विजय रोक सकती है या फिर उनके मंसूबों को आगे नहीं बढ़ने दे सकती? नहीं, हम पीठ से बोल रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस ऐसा कुछ अभी तक हमको पता नहीं है, ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक ऐसा कुछ दिया हमको ये पता नहीं है जो सब महागठबंधन के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपील किया है। अभी तक हमको ये पता नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है दीप्तेश। मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने अपील की है कि सब एक गठबंधन इकट्ठे आए, बिहार के तर्ज पे यहाँ पर भी एक गठबंधन बनना चाहिए, जिस पर रिएक्शन भी आया है कांग्रेस की तरफ से। अजय कौल जी सवाल, अजय जी अरोड़ा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से अपील की गई, उस पर अधीर रंजन चौधरी को क्यों ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को घर वापसी होनी चाहिए? नेहा जी, हमने तो स्वागत किया अधीरन चौधरी साहब ने जो कहा, रंजन जी ने, और बिल्कुल इज्जत दी। उन्होंने कहा कि अपने घर वापसी आ जाओ, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। इसमें क्या बुरा कर दिया? अगर उनको हमारी जरूरत है तो हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। हमने तो कह दिया आ जाओ परिवार में, मिलके देख लेंगे, फिर आ जाओ, और भारतीय जनता पार्टी का रथ भी रुक जाएगा। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम अपनी बात पे अभी भी स्टैंड है, जो पार्टी की हमारी गाइडलाइन है। नहीं, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि पार्टी का विलय हो जाना चाहिए कांग्रेस में, और कांग्रेस वहां पर बड़ी पार्टी है या फिर टीएमसी? किसका किसमें विलय होना चाहिए? देखिए, टीएमसी क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी। लेकिन सर, ये भी तो देखने वाली बात है ना कि किस तरह का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में रहा कांग्रेस का। पेड़ और शाखा फर्क होता है। पेड़ होता है, शाखा होती है। तो पेड़ शाखा के पास नहीं जाएगा, शाखा को ही पेड़ के पास आना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है नेहा जी। तो उनको ही आना पड़ेगा अगर वो चाहती हैं कि उनके साथ दिया जाए। तो हमने तो बड़े इज्जत से बात की है कि आ जाओ घर में, अपने घर से जाने वाले का स्वागत करना तो बहुत अच्छी बात है, हर एक को करना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? जी, दीप्तेश, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे। कह रहे हैं हमने तो बहुत बेहतर तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापसी आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, वापसी आ जाना चाहिए ममता बनर्जी को। क्या ममता बनर्जी वापसी करेंगी, विलय करेंगी पार्टी का? ये तो पार्टी का जो वो टॉप लेवल का डिसीजन है, ये अभी हम लोग का बोलने का कुछ नहीं है। ऐसा पार्टी का स्टैंड अगर कुछ लिया तो दिखा जाएगा फिर। नहीं, ये नौबत क्यों आई दीप्तेश? सवाल इस बात को लेकर भी है, मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, पिछले 10 साल से आप लोग शासन कर रहे हैं, हाल ही में अभी आप लोगों ने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस भी बनाया, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जब इतना तमाम चीजें आप लोगों के पक्ष में है तो आखिर ये नौबत क्यों आ रही है कि तमाम दलों से ये अपील की जाए? एक तरफ आप ये लोग कहते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर वर्चस्व नहीं है, बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं है, बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। ये खाली बीजेपी का संगठन का बात नहीं है। इधर जो बीजेपी जो है, इधर पूरा आउटसाइडर जो पार्टी चला रहा है बीजेपी, इधर जो लोग नेता है बीजेपी का, कुछ नेता ही नहीं है बंगाल में। आप खाली बोलिए ममता वर्सेस हु, मतलब कौन है ममता? बीजेपी का अगर बीजेपी के नेता ही नहीं है बंगाल में तो लोकसभा चुनाव में इतना शानदार प्रदर्शन कैसे हो गया दीप्तेश? देखिए, उसका पूरा मुद्दा अलग था, उसका पूरा जो वोट का मुद्दा जो पूरा अलग था एकदम, और ये स्टेट वाला इलेक्शन का मुद्दा पूरा अलग है एकदम। तो नहीं, अगर आप लोगों को लगता है नेता ही नहीं है, अगर आप लोगों को लगता है संगठन ही मजबूत नहीं है, तो क्यों आप लोगों के जो तमाम नेता हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों आप लोगों के पार्टी के ही जो नेता हैं, हाल ही में कार्तिक बनर्जी ने वंशवाद पर करारा प्रहार किया, इससे पहले बीजेपी के तमाम नेता कह चुके हैं कि वंशवाद की जो राजनीति है वो खत्म होनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा, अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में आकर कहा, लगातार दौरे हो रहे हैं, वंशवाद की राजनीति पर लेकर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। और अब आपके ही जो ममता बनर्जी हैं, उनके सगे भाई अगर कार्तिक बनर्जी कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए, यानी कि नहीं लगता कि बीजेपी की लय में लय मिला रहे हैं कार्तिक बनर्जी? नहीं, अभी तक वो अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट फिर नेक्स्ट से देगा तो उधर से हम लोग बोल पाएंगे। जी,
तो एक स्टेटमेंट से इसे पता नहीं लगता उसका नहीं स्टैंड तो क्या है। दीप्तेश, आपको पता क्या है, पहले मुझे ये बता दीजिए। आपको ममता बनर्जी का स्टेटमेंट नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कार्तिक बनर्जी ने क्या स्टेटमेंट दिए, आपको ये नहीं पता कि कांग्रेस की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आया है, आप क्या जानते हैं ये मुझे बता दीजिए। क्या आप ये नहीं जानते कि वंशवाद की राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है कार्तिक बनर्जी ने? हाँ वो पता है, ऐसे कुछ दिया है, लेकिन इससे कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया। मैं आपको बता देती हूँ क्या कहा है। उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। क्या माने कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने किया, सौम्येंदु ने किया, उनके पिता ने कर लिया, तमाम और नेता कर चुके हैं, तमाम विधायक कर चुके हैं। अमित शाह का दौरा होता है, तमाम मंच पे टीएमसी के नेताओं की झड़ी लग जाती है। क्या माने कि अब कार्तिक बनर्जी भी बीजेपी में जाने वाले हैं? देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं, क्योंकि ये फैमिली ट्रेडिशन में जो पार्टी जैसे कांग्रेस में जैसे चलता है ऐसे टीएमसी में नहीं चलता है। ऐसे ही ये देखा हम लोग का कुछ फिक्र का बात ही नहीं है। क्या नहीं चलता टीएमसी में? इधर तो एक ही बात है, ये ममता बनर्जी को देख के बंगाल में वोट होगा और कुछ नहीं है इधर। नहीं, आप क्या ये इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? इससे इनकार कर सकते हैं क्या? आप बोलिए। तमाम जो नेता छोड़ के गए हैं वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी अपनी मनमानी करते हैं और इस वजह से हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। अच्छा आप जैसे बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलिए अभिषेक बनर्जी का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कितना मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री तो नहीं है अभी तक। मिनिस्ट्री तो नहीं है अभी तक, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, अभी तक नहीं है। तो क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि भविष्य में नहीं होगी? नहीं, भविष्य को नहीं, आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भविष्य में नहीं होगी। ऐसा तो सीएम ने कुछ स्टैंड नहीं लिया अभी तक, ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ स्टैंड नहीं लिया अभी तक। क्या स्टैंड लिया बताइए? अभी अगर इस तरह की कार्तिक बनर्जी बात करते हैं कि वंशवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए, तो इसके हम क्या मायने निकाले? क्या मायने निकाले बताइए? तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, ऐसा ही कार्तिक बनर्जी मतलब उसका ही फैमिली का कोई अगर बोल रहे तो आप लोग ही दिखा रहे हैं ऐसा ही, तो उसका फैमिली का ही कोई बोल रहे हैं। लेकिन इधर से क्या लगता है, वो फैमिली वाला ट्रेडिशनल राजनीति तो नहीं चल रही इधर। ठीक है अनुश्री, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी दीप्तेश कर रहे थे। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता ही नहीं है, ये 200+ सीटें जीतने की बात करते हैं। अरे ये लोग के पास अभी खुद का कोई नेता ही नहीं बचेंगे, सब बीजेपी में धीरे धीरे सब आ जाएंगे। अकेले मेरे को लगता है एक दिन आएगा कि ऐसा आएगा कि ममता बनर्जी खुद ही बैठे रहेंगे। तो ये नहीं अनुश्री, सवाल ये भी है ना कि आप मुझे बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी में आ जाएंगे, क्यों बीजेपी के पास अपने कोई नेता नहीं है क्या? टीएमसी के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? संगठन है, एक बात समझ के रखिए कि बीजेपी जो है ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह से लेके ये पूरा एक साथ सब लोग मिलके काम करते हैं। और यहाँ के जो सभापति है दिलीप घोष, वो उनको भी बैठाया गया है सेंटर से, तो वो भी काम कर रहे हैं पूरा कैडर लेके। तो यहाँ एक नेता नहीं, सभी मिलके काम करते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं एक साथ मिलके काम। नहीं, सवाल ये भी है ना अनुश्री एक सेकंड, सवाल ये भी है कि इससे पहले जब लेफ्ट की सरकार थी, 34 साल तक लेफ्ट की सरकार रही, जो हालात जो स्थितियां हुई वो सभी ने देखी। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार है, जो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, वो क्राइम हम बेहतर तरीके से उसको हटाएंगे, उसको जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन वो कैडर, जिस कैडर की आप बात कर रहे हैं, वो कैडर जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो वहां आ गया, हालात वही रहे, चेहरे बदले लेकिन हालात पश्चिम बंगाल के वही रहे। अब वही कैडर क्या बीजेपी में आने की बात कर रहे हैं क्या? क्या आपको लग रहा है कि अगर वो कैडर बीजेपी में आ जाएगा तो फिर चेहरे बदल जाएंगे, हालात तो वही रहेंगे? नहीं, चेहरे बदलेंगे लेकिन ये लोग को दायित्व दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, जो जैसा काम दिया जाएगा वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, ये ऐसा पार्टी है जो बहुत डिसिप्लिन मान के चलता है, और जो जैसा काम नहीं किया जाएगा उसको निकाल दिया जाएगा बाद में। तो पार्टी बहुत डिसिप्लिन वाला पार्टी है। ये हमारा मोदी जी का पार्टी है, कोई ऐसा तो पार्टी नहीं है कि कोई भी कर ले। हाँ, जो ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं, कैसे डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं अनुश्री? ये कैसे डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 41 विधायकों की सूची है मेरे पास जो कि भाजपा में आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं क्या अनुश्री? देखिए, जो आना चाहते हैं उसको हम रोकते नहीं है ना। जो लोग नहीं, ये वही कैलाश विजयवर्गीय है जो कि कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हम 2 दिन में सरकार गिरा सकते हैं अगर आलाकमान की
हाँ मिल जाए तो ना वो ये ऐसा बात है ना कि लोग अभी त्रस्त हो चुके हैं, तो वो लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, तो स्वागत है बीजेपी में। नहीं तो कोई बीजेपी में आने पैमाना के बाद नहीं है, क्या कोई किया मापदंड जाएगा, नहीं है, वो जो तो आना चाहे वो आ हमारा सकता है क्या सेंटर बीजेपी डिसाइड में? करेगा। पैमाना क्या है मैम, मुझे ये समझाइए। अगर भाजपा में कोई नेता ज्वाइन करना चाहता है, कोई भी आ सकता है, चाहे उसके ऊपर किसी भी तरह के गंभीर आरोप लगे हो, या फिर कोई मापदंड है, कोई पैमाना है कि अगर आप बीजेपी में आते हैं तो इस पैमाने पर आप खरे उतरने चाहिए? ये तो जरूर है, मापदंड तो है ही। जब ज्वाइन करेंगे तब उनको सब रहना है, तभी ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी में। तभी हमारा ऊपर से क्लियरेंस होता है, तभी कोई पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अपने आप आके ज्वाइन नहीं कर सकते, पूरा ऊपर से क्लियरेंस होता है तभी ज्वाइन होता है। और पार्टी आने के बाद ये लोग को दायित्व पार्टी सेटअप करते हैं, और वो लोग अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सीपीएम तृणमूल में आया तो वो लोग अपने आप को पूरा पार्टी बर्बाद कर, उन लोगों का पार्टी खत्म हो गया। अब बीजेपी आने के बाद ये लोग आने के बाद ये लोग को वैसे से चलना पड़ेगा। ये लोग अपना मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब पूरा बीजेपी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। हम लोग जैसे काम करते हैं लोगों को अच्छाई के लिए, हमेशा गुजरात में जैसे काम किए हुए हैं और मध्य प्रदेश में जैसा काम चल रहा है, वैसे ही हमारा वेस्ट बंगाल में उतना ही अच्छा लोग काम करेंगे। चलिए, इस पे हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि अनुश्री से बात हो रही थी, अनुश्री सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे 200 प्लस सीटें जीती जाएगी। बीजेपी लगातार कह रही पश्चिम बंगाल में हम 200 प्लस सीटें जीतेंगे, कैसे मुमकिन है ये? तो लगता है संपर्क टूट गया है। और इस वक्त हमारे साथ दीपक रस्तोगी जी भी जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता है जनसत्ता के। दीपक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बताइए। दीपक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार जो ममता की पार्टी है वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक तमाम जो नेता है वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। हाल ही में बयान कार्तिक बनर्जी का आया, उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति पश्चिम बंगाल में खत्म होनी चाहिए। इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई लग रहा है कि अभी तक तो भारी नेताओं से निपट रही थी ममता बनर्जी, अब घर में ही कहीं ना कहीं बगावत के सुर छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये देखना पड़ेगा कि कार्तिक बनर्जी का राजनीति जो जनाधार है वो राजनीति में किस स्तर के नेता हैं जी। वो ममता बनर्जी के बड़े भाई हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार में जो अभिषेक बनर्जी हैं उनसे कार्तिक बनर्जी का क्या संबंध है ये भी देखना चाहिए। और वंशवाद की जो बात है, ममता बनर्जी जिस तरह से नेता के तौर पर उभरी हैं, जब वो युवा कांग्रेस में हुआ करती थी उस समय कार्तिक बनर्जी क्या काम करते थे और किस तरह की हैसियत वाला उनका परिवार हुआ करता था आर्थिक तौर पर, और आज उनका कारोबार अच्छा खासा फैल चुका है और वो तृणमूल कांग्रेस की राजनीति में दखल रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो वो कितना धक्का पहुंचाएंगे तृणमूल कांग्रेस को, ये देखने की बात होगी। लेकिन परिवार में क्या वो अभिषेक के खिलाफ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वो वंशवाद की बात उठा रहे हैं, लेकिन अभिषेक को लेकर के वो क्यों नहीं बोलते हैं ममता बनर्जी को पार्टी में? उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है, कार्तिक बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है। ममता बनर्जी जो अंदरूनी बैठकें होती रही है उसमें वो क्षोभ भी जताती रही हैं कि ये जो है कुछ कर नहीं पाते, लेकिन राजनीतिक तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने उनके परिवार में सेंध लगा दी है, लेकिन उसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी आगे। बिल्कुल, उसका असर क्या होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। अजय जी, सवाल ये भी है क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने चरम पर है। हाल ही में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर क्यों आप लोगों को ये लगा कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले दम पर क्यों नहीं?
नेहा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अगर हमें किसी बुराई को रोकना है, हमें लगता है कि दो बुराइयां सामने खड़ी हैं और कैसे हल निकाला जाए। एक लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था पे हमें अभिमान भी है। ये बहुत अच्छी बात है कि बंगाल के हित के लिए हमें लगा कि हम मिलके चुनाव लड़ें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बंगाल का भला मिलके चाहते चुनाव हैं, लड़े तो फिर ममता बनर्जी साथ में क्यों नहीं? क्यों ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी में विलय करिए? मैंने इसलिए बोला है हाँ। कि ममता जी भी हाँ। इस प्रकार से कार्य कर रही हैं। हाँ। वहाँ की जनता नाखुश है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखा। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एक ऐसी स्थिर सरकार आए जो बिना पार्शियलिटी के बंगाल के लोगों की, बंगाल के अवाम की, जो 9.5 करोड़ मतदाता हैं, उनकी जो वहाँ की सेवा करें, उनके हित की बात करें। नहीं, आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के काम से ना खुश है, लेकिन भाजपा के काम से खुश है। क्या भाजपा से उम्मीदें हैं? ये भी दिखा आपको। नेहा जी, मैंने कहा ना कि लोकसभा के चुनाव और असेंबली के चुनाव में दोनों में फर्क है, मानना पड़ेगा। नहीं, अगर आप लोकसभा चुनाव के आधार पर ही आगे का आकलन कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से खुश नहीं है, तो क्या ये माना जाए लोकसभा चुनाव के आधार पर ही कि भाजपा से खुश है? नहीं, भाजपा की तो मार्केटिंग है नेहा जी। मैं भाजपा वाले तो मार्केटिंग करते हैं। अभी मेरी बहन बात कर रही थी, अनुश्री जी, उन्होंने कहा कि हमारे द्वार खुले हैं, कोई भी आ जाए, कोई मापदंड नहीं है। उसके बाद उन्होंने जब आपने प्रश्न किया कि आपके यहाँ कोई मापदंड नहीं है, तो उन्होंने बात पे पलटी मार दी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, अपनी टीम नहीं है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी, बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डेरा डाल के बंगाल में बैठे हैं। और ठीक है अनुश्री, सवाल इस बात को लेकर है, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है, और लगातार ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछा कि क्या भाजपा के पास खुद के नेताओं की कमी है क्या, जो दूसरी पार्टियों के नेताओं के आस लगाए बैठी है? अनुश्री, आवाज मिल पा रही है आपको? अच्छा, हाँ नेहा जी, अरे हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ही ना है, बहुत सारे नेता हैं। नेताओं की कमी होती तो हम लोग 18 सीट थोड़ी ही ना जीत के आ जाते हैं। तो टीएमसी के नेता क्यों ले रहे हो आप? नेताओं की कमी नहीं है तो टीएमसी के नेता क्यों वोट कर रहे हैं आप? आना चाहते हैं, तो लोग जो आना चाहते हैं, हम लोग बोले नहीं आओ हमारे पार्टी में। अरे बिना मापदंड के भाई, ये तो समझो। जब बहन वो विपक्ष में थे, आप उनकी खूब बुराई करते थे। ये नहीं, जो नेता आपके पास आ रहे हैं, कितने आरोप लगाए आपने? इसीलिए आ रहे हैं। आपने घोटाले का आरोप लगाया, एक नेता पे तो घोटाले के आरोप निकाले आपने। जब विपक्ष में थे तो ठीक थे, अब आपके पास आके ठीक हो गए। आप पे ऐसी कौन सी पारसमणि है जो इनको आप ठीक कर देती है? डिक्टेटरशिप चलता है ममता बनर्जी का, तो आप लोग रहेगा कौन? सब छोड़ के तो इधर ही आएंगे। अरे दीप्तेश, अनुश्री कह रही है कि अगर टीएमसी के नेता हमारे यहाँ पर आना चाहते हैं और भाजपा को ज्वाइन करना चाहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय अगर ये कहते हैं कि 41 नेताओं की सूची मेरे पास है जो कि भाजपा में आना चाहते हैं, भाई जब नेता आना चाहते हैं तो हम क्या करें? दीप्तेश, ये जो 40 एमएलए का जो लिस्ट कैलाश विजयवर्गीय ने बोला, तो इसका कितना तक आया अभी तक? कितना नेता ने, कितना एमएलए ने ज्वाइन किया अभी तक? वो तो आपके सामने ही है ना दीप्तेश, आपको बेहतर तरीके से पता है। बोलिए आप, कितना एमएलए ने ज्वाइन किया है? दीप्तेश, आपको नहीं पता है कौन कौन से बड़े नेताओं ने अभी पार्टी को ज्वाइन किया है और कितने एमएलसी ने ज्वाइन किया है? आपको नहीं पता है? आपको बेहतर तरीके से पता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब अनुश्री कह रही है कि नेता बीजेपी में खुद आना चाहते हैं, तो हम क्या करें? क्या ऐसा हो गया है टीएमसी में कि तमाम जो नेता है वो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, जितने सारे नेता ने ज्वाइन किया, हम लोग अगर देखें तो शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग देखेंगे तो कुछ दिन आगे नारदा के लिए ये बीजेपी ने उन लोग का पेज से कुछ ये निकाला था, मतलब यूट्यूब से कुछ निकाला था, तो अभी देखते हैं उन लोग ने ये रिमूव कर दिया उधर से, ठीक है। तो हम लोग के ऐसा ही लग रहा है। उससे पहले क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी, सौम्येंदु, शिशिर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पिता। उससे पहले मुकुल रॉय ने छोड़ा और तमाम एमएलए एमएलसी आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उनका क्या?
अभी हाल ही में अगर कार्तिक बनर्जी ये कहते हैं कि देखिए, भाई देखिए, वंशवाद जो की लोग- राजनीति से ऊपर जो- उठना चाहिए, तो माने जो कि ये भी जा रहे लग हैं। जो लोग को ऐसे लग रहे हैं उधर जाके कुछ सुविधा मिलेगा, उधर सीबीआई से जाके छूट मिलेगा, ईडी से जाके छूट मिलेगा, इनकम टैक्स से जाके छूट मिलेगा, तो उन लोग छोड़ ही सकता है। सीधे पार्टी का कुछ आने जाना नहीं है इससे। यानी कि टीएमसी में रह के तमाम तरह की गड़बड़ियां हुई है, ये आप मानेंगे कि आपकी पार्टी में रहते नहीं, एकदम हुए नहीं मानेंगे, बेहतर एकदम स्तर नहीं पर मानेंगे। काम नहीं हुआ और भ्रष्टाचार हुआ, एकदम नहीं ये कह रहे हैं आप? एकदम ही नहीं मानेंगे। नहीं तो आप ये आरोप अगर लगा रहे हैं कि ईडी से छुटकारा मिल जाएगा, सीबीआई से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि टीएमसी में रहते हुए तमाम काम हुए हैं, इसलिए इसके अगर में क्या बोले मायने तो निकाले? तब अगर काम हुआ तो पार्टी ने एक्शन लिया ना, तो पार्टी ने एक्शन लिया ना। क्या इसके एक्शन लिए उन लिया? लोग जा रहे हैं। क्या एक्शन लिया एक्शन लिया दीप्तेश? तो- क्या एक्शन लिया तो उन बताइए? लोगों का- तो उन लोग का पोस्ट से कुछ ऐसे अब जो बोल रहे उन लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, तो हम लोग ठीक से काम कर नहीं पा रहा था, तो ऐसे ही उन लोग का काम से थोड़ा हटा गया था उसने। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर आपसे है मेरा, दीपक रस्तोगी जी, आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है कि वाम मोर्चा और टीएमसी एक दूसरे के मुखर विरोधी, जो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हुए चुनाव लड़ते थे, एक दूसरे के अपोजिट चुनाव लड़ते थे, आज एक साथ आने में भी गुरेज नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि महागठबंधन की तर्ज पर एक गठबंधन पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए, जैसा कि बिहार में हुआ। क्या वजह इसके पीछे माने? देखिए, दोनों जो पार्टियां हैं, वाम मोर्चा और कांग्रेस, ये इस बार पहली बार एक साथ आ रहे हैं ऐसा नहीं है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी दोनों एक साथ आए थे और अच्छे खासे मंथन के बाद आए थे। नहीं, और वो बात ठीक है आपकी दीपक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि मैं सिर्फ कांग्रेस और वाम मोर्चा की बात नहीं कर रही, इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है साथ में, लेकिन बात यहाँ पर टीएमसी, वाम मोर्चा, कांग्रेस और तमाम और राजनीतिक पार्टियों की हो रही है। क्यों आखिर ये पूरा महागठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? मैं इसमें कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। ये दोनों पार्टियां पिछले विधानसभा के चुनाव में थी और उनका जो लक्ष्य, उनके सामने जो प्रतिद्वंदी पार्टी थी वो तृणमूल कांग्रेस थी। इस बार जो है भाजपा एक बड़ा दस्तक दे रही है बंगाल में, और उस दस्तक को लेकर के ये हो रहा है कि अगर भाजपा कुछ बड़ा फिगर लेके आ जाए तो वो आगे ये तीनों पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा, उन लोगों के लिए रिवाइवल का संकट हो जाएगा। इसलिए जो है अभी 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी अपील कर दी है कि वाम मोर्चा और कांग्रेस को हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और वाम मोर्चा के लोग अभी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, दोनों मिलकर। उसका कारण ये है कि आप वोट बैंक का आंकड़ा अगर आप देखेंगे कि वोट किसे मिले 2016 में और 2019 में, तृणमूल कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज हैं वो इंटैक्ट हैं, वो बढ़े हैं। भाजपा भी बढ़ी है, लेकिन भाजपा किसकी कीमत पर बढ़ी है? भाजपा बढ़ी है कांग्रेस और वाम मोर्चा की कीमत पर। तो वाम मोर्चा और कांग्रेस ये दोनों मिल करके ये सोच चाह रहे हैं कि भाजपा ने जो हमारा वोट बैंक गेन किया उसको हम किसी तरह से वापस लें, या उसमें से कुछ परसेंटेज वापस लें। तृणमूल कांग्रेस उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। वो अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस के अपने सर्वाइवल का मामला है ना। कांग्रेस अगर अपना वोट परसेंटेज गेन करती है या कुछ कर लेती है तो वो उसका देश राष्ट्रीय संकेत एक जाएगा कि बंगाल में कांग्रेस ने इस तरह से खुद को अच्छा कर लिया। यही चीज वाम मोर्चा के साथ है, वो गढ़ रहा है पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा का। अगर वाम मोर्चा खुद को वहाँ कुछ अच्छा कर लेती है तो एक संकेत जाएगा कि वाम मोर्चा में जीवन के चिन्ह दिखने लगे हैं। तो ये सारे समीकरण ले करके वाम मोर्चा और कांग्रेस ने गठबंधन किया इस बार फिर से, और भाजपा को रोकने के नाम पर जो है तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि एक बृहद गठबंधन होना चाहिए। लेकिन ये अभी एक उन्होंने शगुफा फेंका है, उस पर कोई चर्चा नहीं है कहीं भी। पार्टी में शीर्ष स्तर पर न तो ममता बनर्जी की कोर कमेटी में चर्चा है, न ही वाम मोर्चा या कांग्रेस में चर्चा। अगर चर्चा होगी तो वो फिर देखा जाएगा कि क्या स्थिति बन रही है, किन समीकरणों पर ये गठबंधन की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, इसमें सभी की निगाहें हैं। और एक और छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ।
चलिए, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीप्तेश, सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि वोट परसेंटेज की भी यहाँ पर बात हो रही थी। अभी ब्रेक पे जाने से पहले दीपक रस्तोगी जी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, 18 सीटें भाजपा ने जीती थी और आप लोगों ने 22 सीटें, यानी कि टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि वोट परसेंटेज की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, महज 2-3-4% का ही अंतर था दोनों में। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अब क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो वोट परसेंटेज का जहां पर बहुत अंतर नहीं है, और यही वजह है कि जो टेंशन है ममता बनर्जी की, वो इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है। दीप्तेश, दीप्तेश, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। दीपक जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। दीपक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। दीपक जी, सवाल यही कि जिस तरह से वोट परसेंटेज की भी आपने अभी जिक्र किया था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था लोकसभा चुनावों में वोट परसेंटेज का। टीएमसी और बीजेपी में 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 22 टीएमसी ने अपने खाते में की थी। तो क्या ये भी एक वजह है कि जो टीएमसी की मुश्किलें हैं या फिर सिरदर्दी, वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अब एक तरफ से बीजेपी का आक्रामक रुख और लगातार दौरों पे दौरे टेंशन को बढ़ा दिया है क्या? देखिए, भाजपा ने जो योजनाएं बनाई होंगी, उसमें वो जो दिख रहा है, मैदान में दिख रहा है कि वो पॉकेट में अपना ध्यान लगा रही है। जैसे शुभेंदु का इलाका, जो नंदीग्राम या मिदनापुर का इलाका है, या फिर 24 परगना, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के इलाके, जो ये सब बड़े इलाके हैं जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील हैं। या फिर वो पिछली बार जो वो ऐसी गए थे अब्बास सिद्दीकी से मिलने के लिए, तो अगर इन इलाकों में वोट परसेंटेज घट जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो उनकी सीटें भी घटेंगी। लेकिन साथ ही हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नेता और कुछ कार्यकर्ता जो शामिल हो रहे हैं, वो कितने प्रभावशाली साबित होंगे ये वोट परसेंटेज घटाने में, जमीन तक जाकर के कितना काम करेंगे। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। अभी हाल में स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड वितरण ममता बनर्जी ने शुरू किया, पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है, और उसके लिए जगह जगह बूथ लगाए गए। उसमें ममता बनर्जी खुद लाइन कतार में लग करके वो गई थी अपना स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड लेने के लिए। उसका कई जगह लाइव भी किया गया, दिखाया गया। इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो है वो सक्रियता दिखानी शुरू की है हेल्थ कार्ड बांटने में। इसी तरह से जो बच्चों को जो साइकिल दिए गए थे, वो अभी हाल में जो है अनाउंस किया है तृणमूल कांग्रेस ने कि 10,000 रुपया 12वीं के हर छात्र को दिया जाएगा जो बंगाल बोर्ड के हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, हो सकता है ये चीजें अगर असर करेंगी कि छात्रों के जरिए या स्वास्थ्य की योजनाओं तमाम अगर काम किए हैं, तो अपने क्या नहीं लगता कि काम के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? क्यों आज ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि महागठबंधन जो बिहार में बना था उसी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए महागठबंधन? मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि पब्लिक कनेक्ट करने के मामले में ये सारी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार, इनके जरिए तृणमूल कांग्रेस ने कोशिश शुरू कर दी है, अपनी बढ़ा दी है पब्लिक कनेक्ट करने में। अब ये पब्लिक कनेक्ट का मामला जो है वो तृणमूल कांग्रेस जो कर रही है, इस पर भाजपा की जो योजनाएं हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की दिख रही है कि कुछ इलाकों में किस तरह से हम वोट ग्रैब कर लें, वोट काट लें और वो तृणमूल कांग्रेस का वोट परसेंटेज घट जाए, ये अब दोनों अलग अलग दिशाओं में प्रयास हैं। दोनों कितना सफल होते हैं, है ना, वो तमाम रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन किसकी रणनीति सफल होती है वाकई देखने वाली बात होगी। दीप्तेश, सवाल इस बात को लेकर, इस तरह के जो आरोप है वो पहले से भी लगते आए हैं। भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं, अमित शाह ये कहते हैं कि जो केंद्र की तरफ से योजनाएं चलाई जाती है ममता बनर्जी उनको लागू नहीं होनी चाहिए, और यही वजह है कि जो केंद्र की योजनाएं होती है उससे पश्चिम बंगाल की जनता वंचित रह जाती है। क्या वजह है और क्यों नहीं उन्हें योजनाओं को लागू करने दिया जाता? देखिए ये जो बंगाल का जो अभी एक रिसेंट वाला हम एग्जांपल आपको देते हैं। ये जो बंगाल का जो नया वाला एक स्वास्थ्य साथी का जो स्कीम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की यही हेल्थ कवर का जो स्कीम है उसका नाम है, मेडिक्लेम का जो स्कीम है उसका नाम है आयुष्मान भारत।
ठीक है, अगर हम लोग दोनों का ही कंपेयर करें, हम लोग देखेंगे वो आयुष्मान भारत बहुत कम, मतलब इट इज कवरिंग ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल। लेकिन अगर हम लोग इधर देखेंगे, ये स्वास्थ्य साथी एकदम 100% कवर कर रहे हैं बंगाल में। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ स्कीम को हम लोग इधर अप्लाई करने दे जो कि हम लोगों को फुल्ली कवर ही नहीं कर रहे, टोटल कवर नहीं कर रहे हम लोग का पॉपुलेशन को। लेकिन ममता बनर्जी का जो स्कीम है, ये 100% ऑफ द बंगाल का जो पॉपुलेशन है उसको कवर कर रहे हैं। तो हम लोग वो वाला स्कीम को उसलिए कवर कर दिया ममता बनर्जी ने। लेकिन न सिर्फ मैं स्वास्थ्य से रिलेटेड स्कीम्स की बात कर रही हूँ, मैं किसानों से रिलेटेड भी स्कीम की बात कर रही हूँ जो कि केंद्र की तरफ से चलाई गई थी, लेकिन जो ममता बनर्जी है उन्होंने लागू नहीं होने दिया। आप पहले बोलिए, ये जो बंगाल का जो ड्यू है, किसान सम्मान निधि की भी बात की जाए या और तमाम और योजनाओं की बात की जाए, दिप्तेश, उसका जिक्र अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। अनुश्री, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता केंद्र की चलाई हुई योजना से वंचित रह जाती है? उन लोग का जो ये स्कीम है वो ये भला के नाम में ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने। ये जो हर स्कीम का जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको अनुश्री? अगर उन लोग बंगाल का ये भला चाह रहे हैं तो बंगाल का ड्यू क्यों नहीं पे कर रहे? तो बंगाल का बंगाल में ड्यू है वो ड्यू क्यों नहीं पे कर रहे? दिप्तेश, सुन लेते हैं। आयुष्मान भारत को वो लोग अपना नाम दे दिया, स्वास्थ्य साथी कार्ड क्यों ना, इसमें ये लोग को कट मनी नहीं मिल रहा है। ये लोग का खुद का कुछ ऐसा स्कीम्स है, जैसे ये लोग होता है 2000 रुपया मिलता है, कोई मर जाने के बाद अगर कोई गरीब आदमी मर जाए तो 2000 रुपया मिलता था, वो भी बंद कर दिया ये लोग। ये लोग का फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप था, ये लोग 2012 में ये शुरू किए थे, वो भी अभी कहाँ है? तो गरीब लोगों को कहाँ मिलता है फेयर प्राइस वाला मेडिसिन शॉप? ये सब भी बंद है। ये लोग अपना स्कीम नहीं चला पा रहे हैं और स्कीम पे स्कीम उतार रहे हैं। दिप्तेश, क्या यही वजह है कि अपनी स्कीम नहीं चल पा रही है, इसीलिए महागठबंधन की जरूरत आन पड़ी? अब लग रहा है ममता बनर्जी को कि कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर ही अपनी साख बचाई जा सकती है। कार्ड बनाने का लोगों का हालत कितना बुरा हो रहा है, लंबा लाइन है, सुबह से लेकर शाम तक लोग लाइन में लगे पड़े हैं। किसान को लेके आप लोग बात मत कीजिए, किसान को लेके बात मत कीजिए, बना रहे हैं। किसान को लेके आप लोग बात मत कीजिए। अरे हम लोग को देखो किसान की बात कर रहे हैं, हम लोग लाइन लगा हुआ है, किसान को सुबह लेके से बात मत लेकर कीजिए। शाम अब तक लोग लोग इधर खड़े नहीं रहते है हैं। किसान को लेके अरे बात आप कर लोग रहे वो हैं। देखते ही नहीं है। आप लोग अरे आप स्कीम लोगों को उतारते दिखा भी हैं, नहीं है। उसको खत्म नहीं करते हैं। आप लोग का बेहतरीन स्कीम कहाँ गया? आप लोग का फेयर प्राइस स्कीम कहाँ गया? ये सब स्कीम आप लोग देखते क्यों नहीं है? फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप वाला गरीबों के लिए वो कहाँ गया आप लोगों का? वो अभी कहाँ है? और आप लोग ये आयुष्मान भारत, दिप्तेश, अगर इतनी आप लोगों ने स्कीम चलाई है, एक सेकंड अनुश्री, एक सेकंड। दिप्तेश, अगर आप लोगों ने इतनी योजना चलाई है, इतना लोगों को लाभ मिल रहा है, पश्चिम बंगाल की आवाम जो है वो बेहद खुश है, आप लोगों के काम की सराहना की जा रही है, तमाम चीजें हैं, उसके बाद क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपनी साख बचानी है तो महागठबंधन होना चाहिए, सभी पार्टियों को साथ में आके मिलके चुनाव लड़ना चाहिए? एक चीज देखिए काम नहीं करने से तो महागठबंधन ही बजा सकते हैं। काम कुछ भी नहीं हुआ है, बोलने दीजिए, बोलिए। काम नहीं होने से तो गठबंधन ही बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। दिप्तेश, ये लोग को गठबंधन तो बनना ही है, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी लेफ्ट के साथ, जो लेफ्ट को हटा के टीएमसी आया था, अब उसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ठीक है अनुश्री सुन लेते हैं। दिप्तेश, दिप्तेश, आवाज मिल पा रही है? हाँ बोलिए। दिप्तेश, क्यों महागठबंधन की जरूरत है जब इतना बेहतर काम किया है, जनता में बहुत सकारात्मक रुख है और आपको लगता है कि आपके काम के बल पर एक बार फिर से आप सत्ता में आ रही हैं, ममता बनर्जी हैट्रिक लगाने वाली है, फिर क्यों महागठबंधन की जरूरत लग रही है? ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है, इन लोग का जो पार्टी है, इधर बंगाल का कल्चर से पूरा अगेंस्ट का पार्टी है। ये बंगाल का कल्चर, रीति नीति इन लोग का कुछ नहीं पता नहीं है। और इन लोग अगर ऐसी बंगाल की अगर बंगाल में भयंकर चीज हो जाएगा तो उसके लिए जो। दिप्तेश जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आप बता रहे भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने क्या नहीं किया, उनका संगठन कमजोर है, मुझे ये नहीं सुनना है। मुझे सवाल मेरा सीधा सा यही है कि अगर आपको लगता है कि आपने इतना बेहतर काम किया है, आपने बेहतर योजनाएं चलाई है जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है, जनता उससे लाभान्वित हो रही है, तो क्यों आज महागठबंधन की जरूरत आन पड़ी ममता बनर्जी को? बहुत सीधा सा जवाब है, सीधा सा जवाब दीजिए, सीधा सा सवाल है मेरा।
हाँ देखिए, ये ममता, हम लोग का कुछ डरने का बात ही नहीं है। महागठबंधन का बात कर रहे हैं, अगर ये बीजेपी को ठीक से रोकना है, हर जगह में बीजेपी को रोकना है क्या? मतलब मैं ये मानूं कि आप कह रहे बीजेपी को रोकना है तो महागठबंधन को आना पड़ेगा, मतलब मैं ये मानूं, इसके ये मायने निकालूं कि ममता बनर्जी डर गई है, कमजोर हो गई है पार्टी टीएमसी, ये माना जाए? डरने का बात ही नहीं है, डरने का बात ही नहीं है, डरने का बात ही नहीं है। नहीं तो फिर क्यों बाकी इससे पहले क्या आप लोगों ने ऐसे चुनाव लड़ने की अपील की? बोलिए एक बार, बोलिए। दीप्तेश, का इससे पहले आप लोगों की तरफ से इस तरह की अपील की गई थी क्या? चलिए अजय जी, आप लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपनी पार्टी का विलय कर देना चाहिए कांग्रेस में। अधीर रंजन चौधरी अगर इस तरह का बयान देते हैं तो सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आपने कहा कि बीजेपी के रथ को रोकना है तो ममता बनर्जी भी साथ में आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी का विलय कर दें। क्यों, आखिर क्या उनकी पार्टी के साथ एक महागठबंधन के तौर पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता? नेहा जी, अभी हमारी जो पार्टी लाइन है अभी तक की, उसमें तो यही कहा है कि बड़ी नदी में से एक छोटी नदी निकली, ठीक है, और हम कहते हैं कि वो छोटी नदी बड़ी नदी में विलय कर ले। अगर उसको अपनी इज्जत और अब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार वाली पार्टी को रोकना है। अभी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे कि तुम ज्यादा भ्रष्ट और मैं कम भ्रष्ट, तू मैं हो रही थी, तो मैं तू मैं करना नहीं चाहूंगा। अजय जी, यहाँ तो आप ये कह रहे हैं कि एक नदी में से दूसरे नदी निकली, तो क्या एनसीपी के शरद पवार कांग्रेस में से नहीं निकले थे? महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्यों मिलके पार्टी सरकार बना ली? कह देते पहले कि कांग्रेस में विलय करिए, उसके बाद हम आएंगे सरकार बनाने के लिए, क्यों नहीं कहा वहां पे आप? देखिए, राज्य और वहाँ की कल्चर बिल्कुल देखी जाती है कि वहाँ की उस राज्य की कल्चर क्या है, उसकी जियोग्राफी क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वहाँ के लोगों को ये भी बहुत समझना होगा। और भारत विशाल देश है, हर 50 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती है, भोजन बदलता है, शक्ल बदलती है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा। राज्य से राज्य का डिफर करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, मैं आपके प्रश्न को चैलेंज नहीं कर रहा। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, लेकिन मैं बंगाल की बात करूंगा। बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के लोग चाहते हैं कि वहाँ ऐसी सरकार आए जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। अभी जैसे जिस प्रकार से टीएमसी के कुछ नेता, जैसे भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक से काम नहीं कर पा रही टीएमसी, जब भी तो दिक्कत आई इनको। अगर बीजेपी घुस गई बंगाल में, गृह मंत्री वहां जाके बैठ गए और सारे इनके टीएमसी के लोग तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी में सींग लगा रही है ना भारतीय जनता पार्टी। और जो कमजोर नेता हैं, मैं कमजोर बोलूंगा, जो टूट के आ गए इनके पास, क्योंकि इन पे अपने नेता तो है नहीं, और ये वही नेता आए हैं। नेहा जी, आप इतिहास उठा के देखो बंगाल का, भारतीय जनता पार्टी जो नेता आए हैं, चाहे शिवेंदु जी आए, कोई भी आया हो, खूब बुराई करते थे और भ्रष्टाचार की बात करते थे। मेरे को एक सवाल पूछने हैं बीजेपी से भी, जब वो टीएमसी में तो भ्रष्टाचारी थे, इनके पास ऐसी कौन सी पारस मनी है जो छू के वो ठीक कर देते हैं? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है भ्रष्टाचार को ठीक कर देते हैं? तो इसको दूसरे एंगल से भी तो देखा जा सकता है ना अजय जी, कि क्या टीएमसी अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है? ये भी आप कह सकते हो। मैं तो एक बात कह दूंगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम नेताओं को आप लोग नहीं संभाल पाए थे, मैं तो ऐसे भी तो देखा जा सकता है। बोलूंगा, हमें अपनों ने ही तोड़ दिया। बीजेपी में क्या दम था? हमारे संबंध जब भी टूटे, ये सिर्फ बीजेपी का भ्रम था। बीजेपी भ्रम क्रिएट करती है नेहा जी, एक भ्रम ये दिखाती है कुछ, होता है कुछ, सपने दिखाती है। देखो सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी इस देश के आवाम को सपने दिखाती है, फिर सपने तोड़ती है। देखो पहले सपने दिखाना। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में दरअसल आज हमने बात की पश्चिम बंगाल की, कि पश्चिम बंगाल की सियासत आखिर किस करवट रुख बदल रही है, और ऐसे में क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ईड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए। हालांकि किसकी मेहनत रंग लाएगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।